दो वीडियोस पहले हमने ये देखा था कि हम बेसिस कॉलम स्पेस ए की बेसिस कैसे ढूंढ सकते हैं, और मैंने आपको एक मेथड या एक तरीकाकार बताया था कि हम ये कैसे करते हैं। हमने मैट्रिक्स ए को रिड्यूस रो एचलन फॉर्म में बनाया था। ये मैट्रिक्स आर मेरे पास मैट्रिक्स ए की रिड्यूस रो एचलन फॉर्म है, और हमने पिवट कॉलम्स को देखा था। मेरे पास पहला कॉलम पिवट कॉलम है जिसमें पहला 1 है और बाकी सब 0 है। दूसरा पिवट कॉलम है और चौथे वाला कॉलम जो है वो पिवट कॉलम है। तो मैंने इन पिवट कॉलम्स को देखा था और इनके कॉरस्पॉन्डिंगली जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थे वो मेरी बेसिस थे उस कॉलम स्पेस के। यानी पहले कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंगली जो पहला कॉलम ए में है वो मेरी पहली बेस था, दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंगली जो दूसरा कॉलम है वो दूसरी बेस था, और चौथे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंगली जो चौथा कॉलम है वो मेरी तीसरी बेस था। तो मेरे पास यहाँ पे 3 बेसिस थी कॉलम स्पेस की, वो A1, A2 और A4 थी। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेट है A1, A2, A4 की वो बेसिस हैं ए के कॉलम स्पैन की। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं, मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। किसी भी कॉलम्स के बेसिस होने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि वो जितने भी बेसिस हैं आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जो हमने पिछली वीडियो में प्रूफ किया है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं R1, R2 और R4, ये तो देखने में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट लग रहे हैं। अभी हम 3 पिवट कॉलम्स पे देख रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास n पिवट कॉलम भी होंगे तो उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि उनके पास एक यूनिक जगह पर, यूनिक लोकेशन पर 1 होना और बाकी तमाम एंट्रीज का 0 होना मौजूद है, तभी वो पिवट कॉलम्स कहलाएंगे। तो ये जो मेरे पास 3 कॉलम्स हैं R1, R2 और R4, ये हकीकतन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये शो किया था कि R की नल स्पेस वही होती है जो A की नल स्पेस होती है, और अगर R1, R2 और R4 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो A1, A2 और A4 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। माफ़ कीजिएगा। अब मेरे पास अगर कोई भी कॉलम है A1, A2 अप टिल AN, उनका स्पैन जो है बराबर है वो A की कॉलम स्पेस के, और जो A का कॉलम स्पेस का स्पैन है वो इन 5 वेक्टर्स को मिला के बनता है, यानी A1, A2, A3, A4 और A5। तो इसका मतलब है मेरे पास जो स्पैन है A1, A2 और A4 का वो बराबर है स्पैन के जो कंप्लीट कॉलम स्पेस A की स्पैन है। यानी कि A के जो 5 वेक्टर्स की स्पैन है वो A1, A2 और A4 के स्पैन के बराबर है। यानी A3 और A5 को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ A1, A2 और A4 के किसी भी कम्बिनेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि A3 और A5 मेरे पास रिडंडेंट कॉलम्स हैं यहाँ पे। यानी अगर मैं लिखती हूँ स्पैन A1, A2, A3, A4 और A5, यहाँ पे मुझे A3 और A5 नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बात वाजिया है कि मैं A3 और A5 को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ A1, A2, A4 की फॉर्म में। तो हम A3 और A5 से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो A1, A2, A3, A4 और A5 का स्पैन होगा वो A1, A2 और A4 के स्पैन के बराबर है। चलिए अब देखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं, या A3 और A5 को A1, A2 और A4 के स्पैन A1, A2 और A4 के कम्बिनेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक्सप्लोर करते हैं नल स्पेसेस को। यानी AX इज़ इक्वल टू, इसको बल्कि मैं इस तरह से लिखती हूँ, X की जगह मैं लिखती हूँ X1, X2, X3 और X4 और X5, ये बराबर है 0 के। ये इस तरह से हम सॉल्यूशन सेट को डिफ़ाइन करते हैं। यानी मेरे पास जितने भी पोटेंशियल वेक्टर्स X हैं जो मेरी नल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो X में मैंने लिखे हैं। यानी और फिर इसी तरह R टाइम्स X1, X2, X3, X4 और X5, ये भी बराबर है 0 के। और 0 यहाँ पे ये वेक्टर है, ये एक 0 कॉलम वेक्टर है जिसमें 5 एंट्रीज होंगी।
अब इन इक्वेशंस को मैं दोबारा से लिख सकती हूँ। अगर मेरे पास A1 A2 A3 A4 और A5 के कॉलम वेक्टर्स हैं, ये x1 टाइम्स A1 प्लस x2 टाइम्स A2 प्लस x3 टाइम्स A3 प्लस x4 टाइम्स A4 प्लस x5 टाइम्स A5 5, ये बराबर है 0 के। ये मैंने मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से ये इक्वेशन निकाली है। बिल्कुल इसी तरह मैं इस इक्वेशन जो आर एक्स की इक्वेशन है इसको लिख सकती हूँ। वेक्टर x1 टाइम्स R1 प्लस x2 टाइम्स R2 प्लस x3 टाइम्स R3 प्लस x4 टाइम्स R4 प्लस x5 टाइम्स R5 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गए हैं और मैं जानती हूँ कि जब मैंने ए को रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में डाला है तो मेरे पास जो x के वो वेरिएबल्स जो पिवट कॉलम से एसोसिएटेड हैं, जो यहाँ पे मेरे पिवट कॉलम्स हैं वो R1 R2 और R4 है। यानी जो x वेरिएबल्स पिवट कॉलम से एसोसिएटेड हैं इनको हम पिवट वेरिएबल्स कह सकते हैं। और फिर कुछ इस तरह के हमारे पास जो वो वेरिएबल्स जो पिवट कॉलम से एसोसिएट ना हो उनको हम फ्री वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पे x3 और x5 जिनको मैंने पीले रंग से गोल दायरे में लिखा है वो फ्री वेरिएबल्स हैं। x1 x2 और x4 जो है मेरे पास वो पिवट वेरिएबल्स हैं। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि वो वेक्टर x जो आर एक्स इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है वही वेक्टर x ए एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन में भी मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास x3 और x5 जो है वो फ्री वेरिएबल्स हैं। तो अब इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब यह है कि फ्री वेरिएबल्स को मैं कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। फ्री वेरिएबल्स x3 और x5 जो है उनको मैं कोई भी रियल वैल्यू या कोई भी रियल नंबर इन्हें असाइन कर सकती हूँ और फिर इन दोनों की वैल्यू को मैं असाइन करके बाकी पिवट वेरिएबल्स को मैं x3 और x5 जो मेरे पास फ्री वेरिएबल्स हैं इनकी फॉर्म में या इनके फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी। तो x1 रिप्रेजेंट हो सकेगा ax3 प्लस bx5 और मे बी x2 को मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ x2 इज इक्वल टू सी x3 प्लस dx5 और x4 को मैं लिखूँ e x3 प्लस f x5। यहाँ पे a b c d e और f मेरे पास कोई भी रियल नंबर्स हैं। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसको मैं पिवट वेरिएबल्स जिसमें मैं पिवट वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ माय फ्री वेरिएबल्स। आप हमेशा इस तरह की एक कोई इक्वेशन बना सकते हैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के लिए भी, जिस तरह की मैंने रिड्यूस्ड रो एशेलन फॉर्म के लिए बनाई है। बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन आप ओरिजिनल वेक्टर जो a है उसके लिए बना सकते हैं। यहाँ पे x3 और x5 दोबारा मेरे पास फ्री वेरिएबल्स हैं। चले मैं कहती हूँ कि मैं इस तरह का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहती हूँ जो मुझे a3 की वैल्यू दे दे। अगर मैं इस ऊपर वाले इक्वेशन की दोनों तरफ से x3 a3 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास मानेगा माइनस x3 a3 इज़ इक्वल टू x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 तो कट जाएगा x4 a4 प्लस x5 a5 यहाँ। अब मैंने सिर्फ ये किया है कि जो मेरी ये पिंक कलर से मैंने इक्वेशन लिखी है इसके दोनों साइड से x3 a3 को माइनस कर दिया है। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से मैंने x3 a3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब मैं जानती हूँ कि मेरे पास x3 एक फ्री वेरिएबल है, इसलिए मैं इसकी कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ। तो चलिए मैं x3 को
सपोज करती हूँ कि x3 की वैल्यू -1 के इक्वल है, तो वो जो मेरे पास टर्म है जो लेफ़्ट साइड पे वो 1 के बराबर हो जाएंगे, और मैं x5 को इक्वल टू 0 बना देती हूँ। जब x5 इक्वल टू 0 हो जाएगी तो वो मेरे पास x5 a5 वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि x5 मेरे पास फ्री वेरिएबल है जिसको मैं कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ। अब मैं अपने पोटेंशियल बेसिस फंक्शंस की इक्वेशंस निकालूंगी, यानी a1 a2 और a4 मेरे पास वो वेक्टर्स हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो पिवट कॉलम से एसोसिएट है रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म में। मैं अब आपको ये शो करूँगी कि इस कॉम्बिनेशन के लिए कुछ ना कुछ x1 x2 और x4 होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब सिर्फ ये है कि मैंने x3 और x5 की वैल्यूज़ ऊपर जो मैंने इक्वेशंस बनाई हैं सिस्टम से उनमें रिप्लेस करना होगा ताकि मेरे पास जवाब ठीक आ सके। अगर मैं x3 को -1 और x5 को 0 पुट करूँ ऊपर वाली इक्वेशंस में तो मेरे पास x1 आ जाएगा -a, और इसी तरह x2 की वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी। यानी वो वेक्टर्स जो मेरे पास एसोसिएट होते हैं नॉन पिवट कॉलम से उनको मैं लिख सकती हूँ एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दोज वेरिएबल्स या दोज वेक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द पिवट कॉलम्स। अगर मैं x5 को -1 के बराबर सपोज करती हूँ तो मैं इसी आर्गुमेंट को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ दिखा सकती हूँ कि मेरे पास जो a1 a2 और a4 हैं इनको मिलाकर मैं a3 और a5 बना सकती हूँ। और ये जो मैं मजेंटा रंग से वेक्टर्स को बना रही हूँ ये एसोसिएट हैं फ्री कॉलम से, यानी ये वेक्टर्स a3 और a5 हैं ये एसोसिएट है मेरे रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म के फ्री कॉलम से, या ये इनको मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये मेरे फ्री वेरिएबल से एसोसिएट हैं। और इनको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ लीनियर कम्बिनेशन बाकी कॉलम्स के लीनियर कम्बिनेशन से। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं लीनियर कम्बिनेशन ढूंढने के लिए जब हम मेरे पास x3 -1 होगा और x5 0 होगा, तो फिर आपके पास कोई ना कोई लीनियर कम्बिनेशन आ जाएगा जो उन वेक्टर्स की फॉर्म में जैसे जो एसोसिएट होंगे पिवट कॉलम से। यहाँ पर मेरे पास पिवट कॉलम्स हैं वो r1 r2 और r4 हैं। तो ये बात आपको यकीनन वाजिया हो चुकी होगी अब तक के अगर मेरे पास a3 और a5 को मैं a1 a2 और a4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ तो इनको ये अननेसेसरी हैं, ये मुझे कोई ख़ास नई इन्फॉर्मेशन या मालूमात नहीं दे रहे। इसलिए जो स्पैन है a1 a2 a3 a4 और a5 का उसको मैं कह सकती हूँ वो बराबर है स्पैन ऑफ a1 a2 और a4 के, क्योंकि a3 और a5 यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं। और मेरे पास यहाँ पे पहला दूसरा और चौथा कॉलम जो रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म से एसोसिएट है पिवट कॉलम से वो बनते हैं बेसिस जो है मेरे पास कॉलम स्पेस ए की।